हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इवोल्यूशन पर। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप को देखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इसका मतलब है कंपैरिजन एंड पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स को समझने का एक तरीका है बाय क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन। देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में है क्या। देखिए, आप कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम या फिर पॉलिटिकल यूनिट ले लेते हैं और उसको आप कंपेयर करते हैं पॉलिटिकल फिनोमिना के साथ विद टाइम एंड स्पेस। देन आप उसको कंपेयर करने के बाद थ्योराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड एट लास्ट आप उस प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो ये है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो लाइक अदर डिसिप्लिन्स, comparative politics has also evolved with time gradually. Most specifically, it has been the post Second World War era that it got entrenched as a subdiscipline and consolidated itself under leadership of David Easton in American Political Science Association APSA। आइए बात करते हैं द ओरिजिन ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। इन इट्स अर्लीस्ट पीरियड द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कम्स टू अस इन द फॉर्म ऑफ स्टडीज डन बाय ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। देखिए, जो एरिस्टोटल हैं वो फादर ऑफ पॉलिटिक्स के साथ साथ फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी हैं। देखिए, जो शुरू के फेजेस थे यानी इनिशियल फेजेस, उनको एरिस्टोटल से ही शुरू किया जा सकता है, जिन्होंने कंपेयर किया था मोर देन 150 स्टेट्स को। उन्होंने 150 स्टेट्स के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कंपेयर किया रिजीम्स के टाइपोलॉजी में। उन्होंने क्लासीफाई किया था बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव कैटेगरीज में। देन इनके बाद ग्रेट रोमन्स हुए, पॉलीबियस एंड सिसिरो, जिन्होंने कंसिडर किया इनके 150 जो स्टेट के कंपैरिजन को। देन उसके बाद उन्होंने फॉर्मल एंड लीगलिस्टिक टर्म्स में उनको दिया। एंड फिर 16th सेंचुरी में मैकियावेली ने जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी उसको रिव्यू किया। देखिए, एरिस्टोटल ने 150 कंट्रीज़ के या फिर नेशन आप कह सकते हैं स्टेट सिटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करा एंड उन्होंने बैड, आइडियल एंड गुड आइडियल दिए। एरिस्टोटल ने कंपेयर करके मैनी टाइप्स ऑफ रिजीम्स निकाली, जैसे डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की एंड सो ऑन। सो ये जो थी ये खोज थी एक आइडियल स्टेट की, एक आइडियल गवर्नमेंट की, कि आइडियल स्टेट या फिर आइडियल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इनिशियल फेज़ था यानी कि जो ट्रेडिशनल फेज़ था वो एरिस्टोटल से शुरू होता है, जो कि कंपेयर करते हैं 150 स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को। आइए अब बात करते हैं द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। The preoccupation with philosophical and speculate questions concerning the good order or ideal state and the use in the process of abstract and normative vocabulary persisted in comparative studies of the late 19th and early 20th century. The late 19th and early 20th century signified the period when liberalism was the reigning ideology and European countries enjoyed dominance in world politics. देखिए, इस पीरियड में क्या होता है, इस पीरियड में होता है यूरोसेंट्रिज्म। यूरोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि
यूरोप को आप सेंटर में मानते हैं, एंड जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है यानी जो कॉलोनाइज्ड है या फिर लिबरेटेड है कॉलोनाइजेशन से, उसको आप बिल्कुल ही मानते नहीं हैं, आप उसको पीपल ऑफ हिस्ट्री से बहुत दूर रखते हैं। एंड देन जो पीपल हैं विदाउट हिस्ट्री, जिन पीपल्स की हिस्ट्री नहीं है, आप उनको बाउंड कर देते हैं, डेस्टिन्ड कर देते हैं टू फॉलो द ट्रेजेक्टरीज ऑलरेडी फॉलोड बाय द नेचर। देखिए जो यूरोसेंट्रिज्म है ये कन्फाइन करता है टू स्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड रिजीम टाइप्स इन यूरोप कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी, कि आप जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ही कंपेयर कर सकते हैं यूरोसेंट्रिज्म में। यूरोप जो है आप उसको हम सेंटर में लेकर चलेंगे, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है या फिर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ है आप उनको बिल्कुल मानेंगे ही नहीं। आप ये मानते हैं कि जो उनकी हिस्ट्री है वो पीपल से जुड़ी हुई नहीं है। देखिए इसी बीच जो कंपैरेटिव स्टडी है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न की जाती है विद द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट्स के साथ। देन आइए अब बात करते हैं द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर। इन द 19th theorist, the political and economic situation of the world changed. The Bolshevik Revolution in Russia in 1917 brought into world politics socialism as an ideology of the oppressed and as a critical alternative to Western liberalism and capitalism. देखिए जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो a नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होते हैं, including the warning of European British hegemony, the emergence and entrenchment of United States of America as the new hegemon in world politics and economy, and the bifurcation of the world into two ideological camps. That is Western capitalism and Eastern socialism. यानी कि वेस्टर्न में तो कैपिटलिज्म होता है एंड ईस्टर्न में सोशलिज्म होता है। देखिए 1950s के मिडल में एक नया अप्रोच उभर कर आया, इमर्ज होकर आया, जो कि था बिहेवियरलिज्म। द क्रिटिक हैड इट्स रूट इन बिहेवियरलिज्म विच हैज़ इमर्ज्ड एज अ न्यू मूवमेंट इन द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिक्स एमिंग टू प्रोवाइड साइंटिफिक टू द डिसिप्लिन एंड डेवलप अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए ये बिहेवियरलिज्म होता क्या है। बिहेवियरलिज्म होता है डेवलपिंग एंड इंक्वायरी which was quantitative, based on survey techniques involving the examination of empirical fact separated from values to provide value neutral, non-perspective, objective observations and explanations. देखिए बिहेवियरलिज्म में ह्यूमंस के बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है कि वो वोटिंग के टाइम अपना बिहेवियर कैसे रखता है, कि रूलर्स का कैसा बिहेवियर है, अर्बन्स का कैसा बिहेवियर है, कि वो कैसे वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं वैल्यू न्यूट्रल, नॉन पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस। जैसे कि कोई ग्रुप है ह्यूमंस का, वो कैसे डोमिनेट कर जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशंस में या फिर कोई भी फॉर्मल एक्टिविटी में, तो उसका जो बिहेवियर है उसको बिहेवियरलिज्म माना गया है। एंड इसकी स्टडी को या फिर इसको एक्सप्लेन किया जाता है बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू। सो ये है बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट। ये पॉलिटिकल साइंस में भी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड एज वेल एज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तो है ही। आइए अब बात कर लेते हैं द 1970s एंड चैलेंजेस टू डेवलपमेंटलाइजेशन। टू मेन चैलेंजेस टू डेवलपमेंटलाइजेशन which arose in the early 1970s and gained widespread attention were फर्स्ट जो है वो है डिपेंडेंसी एंड सेकंड जो है वो है कॉरपोरेटिज्म। देखिए डेवलपमेंटलिज्म एक थ्योरी थी जो कहती थी कि जो न्यू नेशंस हैं या फिर न्यू स्टेट्स जो हैं उनको भी मॉडर्नाइजेशन होना होगा, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हुए हैं, वेस्टर्न स्टेट्स हुए हैं, यहाँ पर भी नए नए इंस्टीट्यूशंस का डेवलप होना ज़रूरी है। इस थ्योरी के अनुसार ये था कि जिस तरह वेस्टर्न
जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो डेवलप हुए हैं, वो मॉडर्नाइज हुए हैं, उसी बेसिस पर जो न्यू नेशंस हैं या फिर जो न्यू स्टेट हैं वो भी मॉडर्नाइज होंगे। डेवलपमेंटलाइजेशन के तहत ये था कि जो ये न्यू नेशंस थे या फिर जो कंट्रीज़ थी ये डेवलप होंगे, ये भी डेमोक्रेटिक होंगे जैसे और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। सो ये थी डेवलपमेंटलाइज्म। आइए अब बात कर लेते हैं द 1980s, द रिटर्न ऑफ द स्टेट। सो ड्यूरिंग later 1970s and into the 1980s, still reflecting like blackness against a number of theories and subject matters emerged into the field of comparative politics। देखिए 1980s में क्या हुआ, जो स्टेट थे जिनको डिमिनिस्ट कर दिया गया था सिस्टम ऑफ स्टेट के अंदर, अब वो बैक हुए, उनको फिर से स्टेट माना गया। देखिए 1980s द रिटर्न ऑफ द स्टेट के अंदर इंक्लूड थे ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियनिज्म, इंडिजीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, ट्रांजिशंस टू डेमोक्रेसी, द पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, न्यू लिबरलिज्म एंड प्राइवेटाइजेशन। देखिए इसके अंदर मैनी चेंजेस हुए, ट्रांजिशन हुआ डेमोक्रेसी का, पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर था एडजस्टमेंट वो भी चेंज हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, न्यू लिबरलिज्म हुआ। तो ये बहुत सारे चेंज किए गए 1980s में, जो कि था द रिटर्न ऑफ द स्टेट। आइए अब बात कर लेते हैं द लेट 19th सेंचुरी, ग्लोबलाइजेशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स पॉसिबिलिटीज। मूव अवे फ्रॉम जनरल थ्योरी टू एम्फेसिस ऑन द रेलेवेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इन पार्ट दिस टेंडेंसी रिफ्लेक्ट the renewed influence of historical inquiry in the social sciences and especially the emergence of historical sociology, which tries to understand phenomena in the very broad or holistic context within which they occur। देखिए अगर हम बात करें मॉडर्न एरा की, यानी कि जिस फेज़ में हम जी रहे हैं, तो वहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स या फिर पॉसिबिलिटीज़। देखिए जो मॉडर्न फेज़ है इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये कहना है कि जो ग्रैंड थ्योरी है वो बिल्कुल डिमिनिस्ड हो गई है। अब आपको किसी भी एक जगह पर जाकर किसी भी एक सोसाइटी के बारे में एनालाइज करना है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखना है, उसके इंस्टीट्यूशंस को देखना है, जितनी भी नॉर्म्स हॉलिस्टिक सोशोलॉजी है उसको आपको स्टडी करनी है। देखिए इसी के साथ जो सिविल सोसाइटी थी उसका स्टडी होना शुरू हो गया, जो डिफ्यूज़न था, जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एनालाइज करना शुरू हो गया। तो ये था मॉडर्न फेज़। इवन जो चल रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ये जो मॉडर्न फेज़ है ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ही है। सो इन द 1980s the idea of the end of history was coupled with another late 1980s phenomena, globalization. Globalization refers to a set of conditions, scientific, technological, economic, and political, which have linked together the world in a manner so that occurrences in one part of the world are bound to affect or be affected by what is happening in another part। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।